हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजन क्लासेस। आज हम एक सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है करंट टू कॉन्सेप्ट, जिसमें हम करंट के मुद्दे लेंगे और उनको अपने स्टैटिक पोर्शन यानी कॉन्सेप्ट से जोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई करंट आया है उसका हमारे एग्ज़ाम से क्या रेलिवेंट है, वो कितना रेलिवेंसी रखता है हमारे एग्ज़ाम से, उसको समझेंगे। क्या सवाल बन सकता है, उसके पीछे की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो करंट टू कॉन्सेप्ट वाली सीरीज़ में आज हमने हाल ही की न्यूज़ जो रही है कि आज हमें दिल्ली एनसीआर में भूकंप देखने को मिला, अर्थक्वेक आया, और अलग अलग न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि बताया गया कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है 6.2 रहा। अभी हम समझेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और किस किस इंटेंसिटी पर कैसा कैसा भूकंप हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखें कि जहां पर भूकंप रहा, जिसको हम एपिसेंटर कहते हैं, वो जगह रही नेपाल। तो ये बेसिकली न्यूज़ कवर हुई और इसी न्यूज़ से हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक के कारण क्या हैं, और अर्थक्वेक को भारत में देखेंगे कि भारत में अर्थक्वेक के लिए क्या क्या जोन बनाए गए हैं, भारत में क्या एक ही जोन है या फिर अलग अलग जोन में भारत को बांटा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अर्थक्वेक को बेसिक से समझते हैं कि अर्थक्वेक बेसिकली क्या है, अर्थक्वेक कैसे आता है। तो इसको पहले हम शुरुआत से समझते हैं। तो देखिए, अर्थक्वेक को अगर आप सामान्य अर्थों में समझने की कोशिश करें तो अर्थक्वेक जो है वो है पृथ्वी की सतह पर आने वाला कंपन ही क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है, यानी भूकंप कहलाता है। यानी शेकिंग ऑफ अर्थ ही क्या है, सामान्य शब्दों में शेकिंग ऑफ अर्थ ही भूकंप कहलाता है। सामान्य सी बात है। अब ये जो भूकंप है इसके कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं और इस भूकंप के कुछ मानव निर्मित कारण भी हैं, यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड भी होता है भूकंप। अगर हम इसके प्राकृतिक कारणों की बात करें, जो डिटेल में है, जो एग्जांपल्स हैं, उसको हम पीडीएफ में देख लेंगे। जैसे वोल्केनिक प्रोसेस जो होता है, जिसको हम वोल्केनिज्म कहते हैं, जो ज्वालामुखीयता है, ये जो ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा भी जब लावा जमीन से निकलता है और पृथ्वी की ऊपर की सतह को, क्रस्ट को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ निकलता है, इरप्ट होता है, तो उसकी वजह से पृथ्वी की सतह में, लिथोस्फीयर में कंपन पैदा होता है और उसी कंपन की वजह से अर्थ जो है वो शेकिंग करती है और उसी की वजह से, शेक करने की वजह से ही हमें भूकंप महसूस होता है। तो ये कुछ नेचुरल इवेंट्स हैं इसके। अगर हम मानवीय कारकों के बारे में बात करें कि मानवीय कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे आप देखते हैं कि माइनिंग करना, आपको पता है माइनिंग में मिनरल्स निकालेंगे तो ऊपर की लेयर्स को हटाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। उस तोड़ने के चलते, उस थ्रस्ट के चलते क्या होता है, कई बार कंपन आ जाता है, वाइब्रेशंस आ जाती हैं। उन्हीं वाइब्रेशंस को हम भूकंप के रूप में जान रहे होते हैं। इसके अलावा आप देखें तो जल दबाव की क्रिया से भी क्या होता है, वाटर प्रेशर के चलते भी कई बार भूकंप देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में इस तरीके की घटना हुई और उसने पूरे विश्व को चौंकाया था कि जल दबाव की क्रिया से भी भूकंप आ सकता है। क्योंकि इससे पहले ये माना गया कि जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो बड़ा स्टेबल है, वहाँ कभी भूकंप नहीं आ सकता। बट वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ कंटिन्यूअस बहने वाली नदियाँ नहीं हैं, वहाँ पे जल का फ्लो लगातार एक सा नहीं बना रहता है, इसलिए वहाँ नदियों पर डैम बनाए जाते हैं। नदी पे डैम बनाया गया तो नदी के पीछे रिजर्वोयर बनेगा, डैम के पीछे, तो उस रिजर्वोयर में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उस जल के भार की वजह से भी दक्षिण भारत में कुछ वर्षों पहले भूकंप देखने को मिला। तो एक कारण, मानव निर्मित कारणों में एक कारण वो भी हो जाता है कि उसकी वजह से भूकंप आ सकता है। भूकंप का जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जो उसकी साइंटिफिक स्टडी है, उस स्टडी को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। जो एक दिवसीय एग्जाम होता है, जो वनडे एग्जाम है, जब आप उस तरीके की परीक्षा में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो ये सीधा सवाल यहाँ से बनता है कि उसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। अलग अलग स्तर पर अलग अलग पूछा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ लेते हैं। देखिए, जहां कहीं पृथ्वी के अंदर, जहां कहीं भूकंप की शुरुआत होती है, भूकंप माने क्या, कि वहां से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी वेव्स को जनरेट करती है। तो वहां से एनर्जी निकली और वो एनर्जी फिर वेव्स की फॉर्म में चारों तरफ निकलती है। तो वही क्या है, वही भूकंप है, क्योंकि उसी वेव्स की वजह से पृथ्वी की सतह में कंपन देखने को मिलेगा। तो जहां कहीं से, जिस जगह से, पृथ्वी के अंदर जिस जगह से
वेव्स की शुरुआत होती है, एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है, उसको कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है भूकंप मूल, और इंग्लिश में इसी को फोकस पॉइंट कहते हैं या सिस्मिक फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। ये बात ध्यान रखनी है, कई बार ये सवाल आपसे पूछ चुका है। इसी को दूसरा नाम हम देते हैं, इसी को हम हाइपोसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर इसी का नाम है, जिसको हम भूकंप मूल कह रहे हैं। यहां से वेव्स चारों तरफ निकलती हैं। भूकंप मूल से जब वेव्स ऊपर की तरफ पहुंची और पृथ्वी की सतह पर, अर्थ के क्रस्ट पर, सरफेस पर जहां सबसे पहली बार वेव्स महसूस की गई, फील हुई, उसे नाम देते हैं इपीसेंटर। क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है इपीसेंटर। ध्यान रखना है, हमेशा इपीसेंटर फोकस के परपेंडिकुलर होता है, एकदम उसके समकोण पर, एकदम उसके ऊपर होता है। ये बात कई बार आपको स्टेटमेंट में बना के दे सकता है कि फोकस पॉइंट और इपीसेंटर के बीच में कितने डिग्री का कोण है, तो बिल्कुल ये इसके सर के ऊपर होता है। तो जहां से रिलीज होगा उसको फोकस पॉइंट कहिए, या फिर उसको आप हाइपोसेंटर कह सकते हैं। और ऊपर की तरफ जहां सबसे पहली बार अर्थ की क्रस्ट पर सबसे पहली बार वेव्स महसूस होंगी, उसको कहा जाता है इपीसेंटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भूकंप आया तो भूकंप को मेजर किया जाता है। जैसे अभी हमने न्यूज में देखा कि उन्होंने बताया कि 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। सेंटर, जैसे हमने बताया कि सेंटर, उन्होंने बताया कि ईपी सेंटर नेपाल में रहा। तो ईपी सेंटर माने जहां सबसे पहले जो भूकंप की वेव्स निकल के आई, उन वेव्स को महसूस किया गया, उसको क्या कहा? ईपी सेंटर। वो कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है। मैग्नीट्यूड बताया उन्होंने कि 6.2 का है। वो मैग्नीट्यूड जिस चीज से मापा जाता है, जिस इंस्टीट्यूट से मापा जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। याद रखना है, इसी को भूकंप लेखी भी कहते हैं हिंदी में, या फिर देवनागरी लिपि में आपको सिस्मोग्राफ लिख के दे सकता है। तो जिस यंत्र से मापा जाता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। अब उसमें एक स्केल लगा रहता है, स्केल होता है, स्केल पे मेजर करते हैं। जैसे हम भी जब कभी लंबाई चौड़ाई मापनी रहती है तो हम एक स्केल के माध्यम से मापते हैं। ऐसे हमारे पास दो मेजर स्केल हैं। स्केल इसके अलावा भी हैं, पर दो मेजर स्केल हैं जिसके बारे में एग्जाम में भी बार बार पूछा गया है। वनडे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी तक के एग्जाम में इन स्केल के बारे में जिक्र है, सवाल पूछा है। उन स्केल में एक स्केल का नाम होता है रिक्टर स्केल। एक व्यक्ति हुए, उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पे रिक्टर नाम का एक स्केल बनाया गया, रिक्टर नाम के व्यक्ति के नाम पर रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पर जो डिजिट रहती हैं वो 1 से लेकर के 10 तक रहती हैं, 1 to 10 तक रहती हैं। कई बार तो यही एग्जाम में पूछा गया है कि रिक्टर स्केल पर डिजिट कितने से कितने तक होती हैं। दूसरा स्केल का नाम है मार्केली स्केल। मार्केली स्केल पर जो डिजिट रहती हैं वो, उनका नंबर है 1 to 12, 1 से लेकर के 12 तक। अब दो स्केल हैं, क्या दोनों स्केल से हम किसी भी स्केल को यूज कर सकते हैं? क्या दोनों के द्वारा जो रीडिंग हमें, जो परिणाम हमें मिलते हैं, क्या वो सेम चीज बताते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि दोनों स्केल भूकंप मापने के, हाँ भूकंप मापने के जरूर हैं, पर भूकंप की अलग अलग चीज मापने के हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें, दोनों स्केल जो है एक ही चीज को बताते हैं। जो रिक्टर स्केल है उससे हम भूकंप का मैग्नीट्यूड मापते हैं। मैग्नीट्यूड, जिसको हिंदी में हम परिमाण कहते हैं। परिमाण क्या होता है? मैं आसान शब्दों में आपको बताता हूं कि परिमाण का मतलब होता है कि उस फोकस पॉइंट से, उस हाइपोसेंटर से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उसे कहते हैं कि वो उस भूकंप का परिमाण है। वो किससे मापते हैं हम? मैग्नीट्यूड किससे मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है रिक्टर स्केल से। दूसरा जो मर्केली स्केल हमने बताया, मर्केली स्केल से बेसिकली हम किसी भी आने वाले भूकंप की इंटेंसिटी, तीव्रता माप रहे होते हैं। और तीव्रता का मतलब होता है कि किसी भूकंप से कितना डैमेज हुआ, कितनी क्षति हुई, उसका मापन हम करते हैं मर्केली स्केल से। अब कई बार न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में ये चीज़ बड़ी गलत तरीके से पब्लिश की जाती है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि भूकंप की तीव्रता इतनी रही। 6.2 भूकंप की तीव्रता नहीं है, भूकंप का मैग्नीट्यूड है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्या वो भूकंप की तीव्रता थी या भूकंप का परिमाण था? तो वो क्या रहेगा? परिमाण है। 6.2 मैग्नीट्यूड है, ना कि उसकी तीव्रता। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको भूकंप के बारे में जान लेनी चाहिए। ये बेसिक है, यहां से हो सकता है स्टैटिक सवाल बन जाए। अगर यही बनेगा तो इसका एप्लीकेशन पार्ट्स भी इन्हीं बेसिक से लेकर के आगे बनाएगा। इसी बात को चलिए हम अब अपना पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं।
देखिए, भूकंप बेसिकली क्या है? शेकिंग ऑफ अर्थ को ही हमने क्या कहा? भूकंप कहा। एक नेचुरल इवेंट है। अभी हम समझेंगे कि वो एक ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी भी है और नेचुरल इवेंट भी है। इसका कारण क्या होता है भूकंप आने का? कि एनर्जी रिलीज होती है अंदर से, अर्थ के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, जो किसको जनरेट करती है? वेव्स को जनरेट करती है, जो चारों डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में फैलती है और उन्हीं की वजह से पृथ्वी की सतह पर कंपन आता है और उसी कंपन को हम भूकंप कह रहे होते हैं। वाइब्रेशंस जो हैं वो कहलाती हैं सिस्मिक वेव। किसकी वजह से जनरेट होती हैं? उनकी वजह से क्या जनरेट होता है? जनरेटेड फ्रॉम अर्थक्वेक दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ एंड रिकॉर्डेड इन इंस्ट्रूमेंट। किस इंस्ट्रूमेंट से हम उनको मेजर करते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। तो बेसिकली एनर्जी रिलीज हुई, उन एनर्जी की वजह से वेव्स जनरेट हुई और उसकी वजह से अर्थक्वेक देखने को मिला। और अर्थक्वेक को जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया उसको हमने बताया भी है पहले आपको, क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। देखिए क्या कहता है, लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। जैसे मैंने बताया कि जहां पे शुरुआत हुई उसके नीचे जहां से भूकंप की शुरुआत हुई उसी को इसने कहा हाइपोसेंटर। क्या कहता है उसको? हाइपोसेंटर। और इसके जस्ट ऊपर जहां ये होगा इसको हम नाम देंगे इपीसेंटर। इसको क्या कहेंगे? इपीसेंटर। ये दो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इन्हीं से सीधा सवाल पूछता है कि जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई उसको इपीसेंटर कहते हैं, स्टेटमेंट गलत है। जहां पे भूकंप की जो तरंगे हैं वो पहली बार सतह पर महसूस हुई उसको हाइपोसेंटर कहते हैं, स्टेटमेंट गलत है। ये आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी कौन सी है जिनकी वजह से भूकंप आ सकता है? इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी। अगर आप इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से भी क्या आ सकता है? अर्थक्वेक आ सकता है और उसको क्या कहा जाता है? कोलैप्स अर्थक्वेक। जब ह्यूमन एक्टिविटी, खासतौर से माइनिंग एक्टिविटी की वजह से भूकंप आए तो उसे हम कहेंगे कि वो कोलैप्स अर्थक्वेक है। कई बार भूकंप जो है वो एक्सप्लोजन की वजह से आ सकता है, केमिकल, न्यूक्लियर डिवाइस, इनकी वजह से भी आ सकता है, तो उस भूकंप को हम क्या नाम देंगे? एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। अब ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट है, यहां से आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से जो भूकंप आया है इसका नाम देगा कोलैप्स अर्थक्वेक या दे सकता है आपको एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, कि इनके पीछे कौन सी एक्टिविटी है। या फिर आपको एक तरफ में आजकल तो बड़ा देता है, कॉमन पेयरिंग करने को देता है, मिलान करने को देता है। एक तरफ लिख देगा कोलैप्स, एक तरफ लिख देगा माइनिंग, और या फिर लिख देगा उसी के नीचे एक्सप्लोजन, और दूसरी तरफ उनकी एक्टिविटी को इंटरचेंज कर देगा और मिलान करने को दे सकता है। टेक्निकल पॉइंट है क्योंकि न्यूज सबके लिए न्यूज है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तो आपके लिए थोड़ा सा बारीकी से समझना चीजों को जरूरी हो जाता है। तो अगर किसी तरीके की न्यूक्लियर डिवाइस या एक्सप्लोजन से संबंधित है तो वहां पे एक्सप्लोजन अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, और अगर कहीं पे माइनिंग एक्टिविटी है तो फिर वहां पे कोलैप्स अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक की डेप्थ, जहां उसका फोकस पॉइंट है, सरफेस से कितनी गहराई पर है, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अगर फोकस पॉइंट जो है वो 0 यानी सतह से लेकर के 70 किलोमीटर की, 70 किलोमीटर की डेप्थ में है तो हम कहते हैं कि वो शैलो अर्थक्वेक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है छिछली सतह के उद्गम केंद्र। अगर फोकस पॉइंट जो है वो 70 to 300 किलोमीटर की डेप्थ में है तो उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। अगर फोकस पॉइंट की गहराई जो है वो 300 से लेकर 700 तक, 300 to 700 किलोमीटर तक है तो उनको कहा जाता है कि वो डीप अर्थक्वेक है। ये क्लासिफिकेशन है, तो ये नंबर आपको याद रख लेना है, 0 से 70, 70 से 300 और 300 to 700, इस तरीके से। देखिए, वैसे तो अर्थक्वेक कहीं भी आ सकता है, अर्थक्वेक कहीं भी आ सकता है क्योंकि हो सकता है कि अंदर एनर्जी रिलीज हो, उसकी वजह से वेव्स बने, तो कहीं भी आ सकता है। बट हमारे पास एक सेट पैटर्न है जहां हमेशा अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक का एक तो मैंने आपको बताया कि
वोल्केनिक प्रोसेस से ऐसा होता है। वोल्केनिक प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लेटें हैं, आपको पता रहा होगा कि क्रस्ट जो है वो प्लेटों से निर्मित है। तो जो प्लेटें हैं जिनसे क्रस्ट मिलके बना है, वो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी उनमें डाइवर्जन होता है, जब वो दूर जाती हैं तो बीच के स्पेस से लावा बाहर निकलता है और उनकी वजह से कंपन होता है। या कभी ऐसा हो कि प्लेटें आपस में पास आएं, तो पास आने की वजह से भी क्या होगा, एक वाइब्रेशंस उत्पन्न होगी और उसी वाइब्रेशन को हम फिर अर्थक्वेक कह रहे होंगे। तो अब हमें देखना रहेगा, अब हम, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी प्लेट कहां तक है, हमें पता है कि हमारे पास 7 बड़ी प्लेट्स हैं। पूरी अर्थ का जो क्रस्ट है वो 7 बड़ी प्लेटों से निर्मित है। तो हमें पता है वो 7 प्लेटें कहां से लेकर कहां तक है। तो जहां भी प्लेटों की बाउंड्री है वहां पे हमें पता है कि यहां पे अर्थक्वेक आने के बहुत चांसेस है। क्यों? क्योंकि या तो वहां प्लेटें दूर हटेंगी या तो प्लेटें पास आएंगी, तो बाउंड्री पे आता है। इसी को हमने क्या कहा कि वैसे तो वो कहीं भी आ सकता है, पर हमें एक जनरल पैटर्न का पता होता है जहां साल दर साल वहां पे हर बारी भूकंप आता है। अगर हम दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट के बारे में बात करें तो उसमें सबसे मेन बेल्ट का नाम देखिए, क्या कहता है, सरकम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट, यानी प्रशांत महासागरीय पेटी में हमेशा भूकंप आता है। जब आप देखेंगे उसको तो प्रशांत महासागरीय पेटी में एक महासागरीय प्लेट, ओशियनिक प्लेट, और आप देखेंगे कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में वहां पे मिली हुई है, दोनों की टक्कर है, दोनों एक दूसरे से दूर हटती हैं, उसी की वजह से वहां पे अर्थक्वेक देखने को मिलता है। उसको क्या कहते हैं, रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन कहते हैं, और वहां पे लगभग दुनिया के 81% भूकंप देखने को मिलते हैं। ये पीडीएफ हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, उसमें टेलीग्राम का लिंक रहेगा, आप सीधे जाके ज्वाइन कर लेंगे। इस पीडीएफ के अलावा और भी जो दैनिक स्तर पर करंट अफेयर्स होता है, इंफॉर्मेशंस होती हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ को और उस लिंक को डलवा देंगे, आप वहाँ से सीधा क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। तो 81% हमें कहाँ देखने को मिलता है, प्रशांत महासागरीय पेटी में, इसलिए इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वहाँ पे प्लेटें दूर हटती हैं तो वहां से लावा निकलता है, आग जलती रहती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि वो एक आग का गोला है, रिंग ऑफ फायर है। और जहां पे वोल्केनिक प्रोसेस होता है वहां पे अर्थक्वेक जरूर आता है। इसके बाद देख लीजिए दूसरी बेल्ट, एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट। एल्पाइड यानी जो जहां पे पर्वतों का निर्माण हुआ है, जिसको हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, वो एक्सटेंड फ्रॉम जावा सुमात्रा से शुरू होती है, हिमालय से होती हुई मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर तक जाती है और अंत में अटलांटिक महासागर तक उसका विस्तार है। ये दूसरी बेल्ट है जहां पे दुनिया के 70% हमें क्या देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपने देखा ना, नेपाल में भूकंप आया, एपिसेंटर रहा नेपाल में, ये वही बेल्ट है जहां 70% का जिक्र कर रहे हैं। सुमात्रा, इंडोनेशिया, जावा से शुरू होकर के हिमालय पर्वत, हिमालय नेपाल में भी है, यहाँ भी है, यही फिर आगे चल के भूमध्य सागर तक जाता है और अटलांटिक महासागर तक मिल जा रहा होता है। थर्ड प्रोमिनेंट बेल्ट जो है वो है मिड अटलांटिक रिज, यानी अटलांटिक महासागर के बीच में जो बीच में कटक बनाए गए हैं, रिज बने हैं, वहां भी भूकंप से रिलेटेड हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो तीसरी बेल्ट ये है। तो हमने 3 बेल्ट देखी जो मेजर बेल्ट हैं, जहां साल दर साल भूकंप हमें देखने को मिलता है। एक बेल्ट है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के चारों तरफ की प्रशांत महासागर है, अपने आप में एक प्रशांत महासागर है। आप देखेंगे कि ये मान लेते हैं महासागर है। अब ये महासागर की जो बेल्ट आपको दिखाई देगी, ये क्या कहलाती है, यही है वो रिंग ऑफ फायर। इस चारों तरफ आपको भूकंप देखने को मिलेगा। दूसरी बेल्ट हमने बताई आपको अल्पाइन बेल्ट, जिसको 17% है, और तीसरी है मिड अटलांटिक रिज। चलिए, अब अर्थक्वेक को इंडिया में देख के अपनी बात को और अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। देखिए, अर्थक्वेक इन इंडिया, अगर हम इंडिया में बात करें अर्थक्वेक की, भूकंप के बारे में बात करें, तो क्योंकि भारत का पूरा उत्तरी हिस्सा और अब तो दक्षिणी हिस्सा भी किससे अफेक्टेड है, अर्थक्वेक से अफेक्टेड है। आप देखेंगे कि भारत में यंगफोल्ड हिमालयाज है ऊपर की तरफ, तो वो पूरा एरिया, पूरी बेल्ट जो है वो अर्थक्वेक से अफेक्टेड रहती है, उसकी चपेट में रहती है। तो इसलिए इसी दृष्टि से भारत में जो है 5 जोन बनाए गए हैं, अर्थक्वेक से रिलेटेड 5 जोन बनाए गए हैं। उन 5 जोनों में से आपको 4 जोन देखने को मिलते हैं, एक जोन को मेंशन नहीं किया गया है, और जोनों की जो नंबर है वो है 2nd, 3rd, 4th और 5th।
5 तक हैं पर एक नहीं रखा गया है, यानी अगर आप नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो तब आपको 4 नंबर तक दिखाई देगा, पर अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपको 5 नंबर तक दिखाई देगा, 5 तक। साइंटिफिक इनपुट के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। फटाफट ये देख लेते हैं कि कहां पे किसको क्या कहा जाता है या कौन सा राज्य किस जोन में पड़ता है। ये तो उत्तराखंड में भी, यूपी में भी कई बार सवाल पूछा गया है। देखिए जोन 5 सबसे डेंजरस जोन है। अर्थक्वेक के मामले में भारत में जोन 5 सबसे डेंजरस जोन है। अगर डेंजरस जोन के बारे में बात करें तो वेरी हाईली रिस्क जोन है। कौन कौन सा रीजन आता है? रीजन ऑफ कश्मीर, कश्मीर का कुछ रीजन यहां पे शामिल है। वेस्टर्न सेंट्रल जो हिमालय है वो वाला आता है। नॉर्दर्न मिडल बिहार आता है। नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन आता है। रण ऑफ कच्छ आता है। अंडमान निकोबार ग्रुप आइलैंड पूरा का पूरा शामिल है। ये किस में शामिल है? ये शामिल है जोन 5 में। और जोन 5 कैसा जोन है? वेरी हाई रिस्की जोन है जोन 5 में। अब देखते हैं जोन 4 में कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए यह है जोन 4। क्या नाम दिया गया है इसको? हाईली डैमेज रिस्क जोन है। कौन कौन सा है? रिमेनिंग जम्मू एंड कश्मीर, कुछ रीजन इसमें आ गया था, बाकी रिमेनिंग का हिस्सा किसमें है? इसमें है। लद्दाख का रीजन इसमें शामिल है। हिमाचल प्रदेश शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तराखंड। जो बच्चे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखिए, आप जोन 4 में आते हैं। जोन 4 में पीआईबी ने भी स्पष्ट रूप से लिखा है, अल्मोड़ा ABCD करके उन्होंने शहरों के नाम से क्लासिफिकेशन किया है जोन का। अल्मोड़ा सबसे पहले दिया है, आप पीआईबी पे जाके चेक कर सकते हैं। तो उत्तराखंड किस जोन में शामिल है? जोन 4 में शामिल है। सिक्किम, पार्ट्स ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स, नॉर्दर्न पंजाब, चंडीगढ़, वेस्टर्न यूपी, मेजर पोर्शन ऑफ बिहार, कुछ बिहार का हिस्सा वहां भी है, ध्यान रखना है। दरभंगा वगैरह आपको, बरौनी वगैरह वहां पे देखने को मिलेगा। दिल्ली का रीजन आपको किस में मिलेगा? जोन 4 में मिलता है। अब अगर आप जोन 3 के बारे में बात करें, ये कौन सा जोन है? अगर हम इसे देख रहे हैं तो ये मॉडरेट डैमेज जोन है, यानी मॉडरेट स्तर का है। तो इसमें जो हमारी सेवरल मेगा सिटीज हैं, जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों को शामिल किया गया है, लाइक चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और बुलंदशहर, या अगर आप इसमें देखेंगे भुवनेश्वर को, बड़ी बड़ी सिटी को, दिल्ली को इसमें शामिल किया जा सकता है। पर दिल्ली ऊपर है। मेगा सिटी, क्योंकि मेगा सिटी पे बड़ा लोड रहता है, उसकी वजह से भी कई बार ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी के चलते हमें भूकंप देखने को मिलता है। और जोन 2 में आप देखेंगे कि ये लो डैमेज रिस्क है। यहाँ पे क्षति होने की या डैमेज का नुकसान कम रहता है। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें बुलंदशहर इसमें शामिल है, वहां पे भुवनेश्वर है। और यहाँ पे देखेंगे मुरादाबाद, गोरखपुर, तेलंगाना, ये वाले रीजन इसमें आते हैं। तो हमने देख लिया कि भारत में क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। अगर आप नंबर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो 4 है। अगर उनके डिजिट के हिसाब से देखेंगे तो 5 है। 5 जोन में बांटा गया है, अलग अलग जोन है। आप अपने जिस भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से देख लीजिए कि आपका राज्य, आपका शहर कौन से जोन में पड़ता है, वो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए।